जो निशांत को जो लाने वाले हैं ये चारों नेता। और संजीव जी, अगर सत्ता सौंपने में कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप निकल जाइए यात्रा पर, आप समृद्धि यात्रा करने लगिए। आप समृद्धि यात्रा की अचानक से, कोई प्लानिंग नहीं थी समृद्धि यात्रा की, क्योंकि समृद्धि यात्रा के इससे पहले उन्होंने एक यात्रा की, तो अब समृद्धि यात्रा, अचानक से समृद्धि यात्रा निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई? और ऐसे भी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर बार एक यात्रा हर साल निकालते हैं और वो ठंड के मौसम में निकालते हैं। अब तो ठंड का मौसम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब ऐसे समय में समृद्धि यात्रा पर जाना, ये क्या प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स तो नहीं है? अच्छा देखिए, मैं एक ही लाइन बोलूंगा, इसमें समझने वाले समझ जाएंगे। समृद्धि यात्रा में हर जिले में 300-400 करोड़ या 150 करोड़ की योजनाओं की घोषणा होती है। अगर उनका मुख्यमंत्री पद से मोह भंग हो गया होता या सत्ता, राज्य की सत्ता से मोह भंग हो गया होता, तो बतौर मुख्यमंत्री वो ऐसी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं जो 10 दिन के बाद पूरा ही नहीं करेंगे वो? क्योंकि 30 मार्च डेडलाइन है, 30 मार्च तक उनको राज्यसभा का शपथ लेना होगा, अन्यथा वो सीट खाली हो जाएगी राज्यसभा की। कोई एक सदन का सदस्यता आपको लेनी होगी, नहीं तो वो सीटें खाली हो जाएगी, फिर राज्यसभा का चुनाव होगा। 30 मार्च डेडलाइन है। अब जिस मुख्यमंत्री को 30 मार्च को छोड़ के दिल्ली जाके राज्यसभा का शपथ लेना है प्रवीण जी, वो घूम घूम के यात्रा निकाल रहा है, वादे कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये फैसला हुआ कि राज्यसभा जाएंगे, तो दोनों खेमा, यानी जो इनके नेताओं वाले खेमे हैं, जो चार उंगली है भुंजा पार्टी, वादे को बल दे रहा है, वादे को बल दे रहा है ये तस्वीर। और इस तस्वीर का जो कैप्शन है, उस कैप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो लगभग उसको उसी तरह से, मतलब एक उस पर ला रहा है कि हाँ, अगर वो जो वादा कर रहे हैं और निशांत कुमार जो कैप्शन लगा रहे हैं अपने पोस्ट पर, वो लगभग मिलता जुलता दिख रहा है। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुराने नौकरशाह हैं, जो नीतीश बाबू के खासम खास हैं, जो सारी योजनाएं बनाते हैं बैठकर, चाहे वो मुख्यमंत्री जो रोजगार योजना था, महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या 7 निश्चय, 1, 2, 3, कृषि रोड मैप, ये सब ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बनाते हैं। क्या वो अपने हाथ से मुख्यमंत्री आवास जाने दे देंगे? क्योंकि सबको पता है कि सम्राट चौधरी आएंगे तो वो अपने ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे, अपना सिस्टम तैयार करेंगे। एक बार हम अपने दर्शकों को वो फिर से सुना देते हैं कि आखिर निशांत कुमार ने इस पोस्ट पर लिखा क्या है, क्योंकि आपने जो कहा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इससे मैच होगा। और वो क्या है, निशांत कुमार ने क्या लिखा है, वो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं कि आज जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से उनके आवास पर मुलाकात हुई। उनके साथ जदयू के विधायक भाई ऋतुराज भी मौजूद थे। हमने संगठन और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद किया। अब इसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अनुभव और युवा जोश दोनों की अपनी अहमियत है। मुझे उम्मीद है कि अनुभवी लोगों से सीखकर, युवा जोश के साथ मिलकर हम लोग पिताजी के संकल्पों से रचे बिहार की विकास यात्रा में अपना बेहतर योगदान कर पाएंगे। तो ये आपने जो कहा कि वो अभी हर जिले में जा जाकर 150, 200, 300, 500 करोड़ का वादा कर रहे हैं कि यहां पर ये काम करें, होगा, ये काम होगा, और ये पोस्ट लगभग उसी ओर इशारा कर रहा है कि उनके काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है, अंदर खाने ये बातचीत चल रही है कि निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाए? हाँ, जो नीतीश बाबू के करीबी भुंजा पार्टी के नेता और अधिकारी हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में यह है कि चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास रहना चाहिए। अब नीतीश जी जिसको बनाते, और नीतीश जी जब गए थे तो जीतन राम मांझी को बना दिया था मुख्यमंत्री। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था बीच में, उन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया था, आउट ऑफ द बॉक्स। किसी के दिमाग में ये चीज नहीं थी। तो जैसे आउट ऑफ द बॉक्स मोदी जी और अमित शाह जी सोचते हैं, उसी तरह आउट ऑफ द बॉक्स नीतीश जी भी सोचते हैं। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, और बीच बीच में जो ये बयान आ रहे हैं उस पिक्चर की तस्वीर बता रहे हैं। और जो फोटो जारी हो रहा है निशांत के फेसबुक पेज से, और अरुण कुमार से मिलना, क्योंकि अरुण कुमार ने पिच किया सबसे पहले सीनियर नेताओं में
और चूंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं, उनकी छवि बहुत ईमानदार नेता की रही और ललन सिंह से उनकी अंदरूनी टकराहट भी रही है। तो उनका यह कहना कि मुख्यमंत्री निशांत को बनाइए और उसके बाद ललन सिंह की चुप्पी, ये दिखाती है कि बहुत कुछ पक रहा है अंदर। और वैसे भी नीतीश जी एक हाथ से जो काम करते हैं वो दूसरे हाथ को पता नहीं, वो डीप ले जा रहे हैं गेम को। हो सकता है 26-27 तक ले जाए, या हो सकता है राज्यसभा उनके लिए कौन सी बड़ी चीज है। अगर राज्यसभा का शपथ नहीं लेंगे तो फिर राज्यसभा का चुनाव होगा उस खाली सीट पर। और नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, उनके पास इतने विधायक हैं कि वो जब जाना चाहेंगे तब चले जाएंगे राज्यसभा, जब चले जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जेडीयू के बड़े नेता ये भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर बंगाल चुनाव में, जैसे कि उम्मीद है कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी जीत नहीं पाती है ममता दीदी से, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर चली जाए और फिर वो नीतीश कुमार को नाराज इसलिए भी नहीं कर सकते। देखिए नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उनके 8-9% वोट यूपी में भी, भले यूपी के राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन एक कुर्मी या कहिए कि लवकुश समाज के एक नेता को साइडलाइन करना यूपी में भी नुकसानदेह होता बीजेपी। और यही वजह है कि एक बार जब उनकी बातचीत हो रही थी तो वो खास करके फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात भी हुई थी नीतीश कुमार की, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कुर्मी आबादी सबसे ज्यादा है, कुर्मी आबादी ज्यादा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सोच समझ के देखिए, नीतीश जी के सलाहकार बहुत ही मैच्योर्ड है, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, श्रवण कुमार हो या विजय टोनी, बहुत ही मैच्योर्ड। उनके सलाहकार संजय यादव वाले सलाहकार नहीं जो हरियाणा से आए और बस अपना राज्यसभा लिया, सेट कर दिया जेडी। और वो मनोज झा जी उनको बयान देना, ठाकुर का कुआं बयान भी दिया, ब्राह्मणों का 1 वोट नहीं मिला, राजपूतों का 5% वोट मनोज झा ने साफ कर दिया, केवल जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से बाहर का दरवाजा दिखाने के लिए। जो बाबू साहब ये यदुकुल और रघुकुल एक साथ का नारा लगता था लालू जी के समय में, उस राजपूत वोट को भी चाट कर मनोज झा इन्होंने आरजेडी को भारी नुकसान किया। और तेजस्वी या तो उनमें अनुभव की कमी है या उस चीजों को समझ नहीं पाए, या मैंने बोला जब सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं तो चाहे वो नेता हो चाहे कारोबारी, चाहे पार्टी हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसका डूबना तय। नीतीश जी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके दोनों तरफ के सलाहकार बहुत ही मैच्योर हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स ले लीजिए, चाहे चंचल कुमार हो या दीपक जी हो या अंजनी कुमार सिंह हो, बहुत ही अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत ही अनुभवी नेता उनके सलाहकार। और आप ये देखिए, उन्होंने ये सोचकर किसी को नहीं रखा कि ये मेरी जाति का है कि नहीं, उन्होंने ये देखा कि क्षमता किसकी कितनी है, उस हिसाब से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और लीडरशिप को तैयार किया है। और यही वजह है कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 85 सीट पर खड़े रहना दिखाता है कि नीतीश जी बहुत ही महीनता बारीकी से रणनीति तैयार करते। और राज्यसभा कोई चर्चा का विषय नहीं है नीतीश जी के लिए, चर्चा का विषय है क्या निशांत बिहार की राजनीति के आने वाले नीतीश कुमार होंगे कि नहीं। ये है, ये लक्ष्य है, यही लक्ष्य तय किया है नीतीश और उनके जितने भी सलाहकार और लोगों ने, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गेम को जितना डीप ले जाना पड़ेगा, बंगाल चुनाव तक ले जाना पड़े, चाहे राज्यसभा की सीट सदस्यता फिर से चुनाव हो 6 महीने बाद, लेकिन वो गेम डीप जाए और वो डिसीजन नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही होगा, ये तय जानिए। बीजेपी खेमे क्या सन्नाटा बताता है कि अंदर अंदर नीतीश जी जीत रहे हैं। आखिरी सवाल लेंगे कि इसका मतलब है कि यहां अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी हों, जिनको ये कहा जाता है कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो बिहार में नीतीश कुमार के सामने नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो चाहते हैं वो सो कर लेते हैं, वो तो उन राज्यों में करेंगे ना जहां उनकी बहुमत की सरकार बने। दिल्ली में कर लेते हैं, गुजरात में बदल लेते हैं, वहां उनकी बहुमत की सरकार है। बहुत सालों से तो वो 2024 से योगी को भी हटाने में लगे हुए यूपी में, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का बैकअप, या ये डर है कि इस बार होली में आप देखिए कि हिंदू, पहले कहा गया हिंदू युवा वाहिनी खत्म कर लिया योगी जी ने, इस बार होली में हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसका मतलब योगी जी ने भी संदेश दिया कि अगर हमें मुख्यमंत्री पद से हटाते हो तो हम हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर एक इलेक्शन लड़ लेंगे
जैसे कि येदियुरप्पा ने लड़ लिया था कर्नाटक में और हरा दिया था बीजेपी। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।